Yeah, let me introduce guest today, Muzaffar Khan. He is a medical educational counselor by profession, undergraduates and post-graduation medical education counseling for last 8 years. We welcome sir, and we seek your guidance in this. Thank you. Welcome sir. ओके, हेलो एवरीवन। मैं मुजफ्फर खान, जैसा बताया गया है। आज का जो शॉर्ट जो वेबिनार है उसकी टॉपिक है करियर इन मेडिकल फील्ड। अभी मेडिसिन लीजिए, गर्म पानी में भाप वगैरह लीजिए। हेलो, प्लीज दूसरे ऑडियंस को जरा म्यूट कर दीजिएगा। हेलो, हाँ, इसका टॉपिक है आज की जो अपना वेबिनार मीटिंग का, करियर इन मेडिकल फील्ड। आपको आ जाता है यहाँ पे फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, या फार्मेसी आ गई है यहाँ पे। उसके बाद BSLP आ गई है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आ गई है, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक ऑर्थोपेडिक्स आ गई है। फिर यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज आ गए बहुत सारे। जिस तरह कोई भी अच्छा अगर हॉस्पिटल को चलाने के लिए अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत होती है, उसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ के बगैर भी कोई हॉस्पिटल चल नहीं सकता है। और अच्छी बात यह है कि मेडिकल फील्ड के खास बात बता रहा हूँ मैं आपको कि सारी की सारी जितनी भी मेडिकल फील्ड में जो भी ब्रांच है, इसको मैं 3 टाइप में डिवाइड करता हूँ। एक तो क्लिनिकल में करता हूँ, दूसरा नॉन क्लिनिकल और तीसरा पैरामेडिकल। ये तीनों की तीनों ब्रांच है जो बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेड ब्रांच है। और ऐसा नहीं है कि आपके अगर समझो खुदा ना खास्ता अगर कुछ कम मार्क्स भी आ रहे अभी नीट में जो भी रिजल्ट आने वाला है, तो आपको कोई चांस नहीं। चलो MBBS अगर आपको नहीं मिलेगा तो BDS तो मिलने के चांसेस है आपको बहुत ज्यादा। BMS भी मिल सकता है आपको। प्राइवेट कॉलेज बहुत सारी है हमारे पास, 67 अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में कॉलेजेस है, जिसमें 21 गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी 47 प्राइवेट कॉलेज है। आप BHMS कर सकते हैं, तो आप कोई भी पैथी के अंदर जाके डॉक्टर बन सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। हाँ, अभी हम आ जाते हैं कि जो उसको मैं मेडिकल फीस को मैं जो 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 3 पार्ट कौन कौन से और उसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, जरा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। देखिए, मेडिकल फील्ड में जो मेन है ना, उसमें 3 मेन ब्रांच है इसकी। एक तो क्लिनिकल है, एक नॉन क्लिनिकल है और तीसरी पैरामेडिकल है। क्लिनिकल ब्रांचेस के अंदर में जितनी भी है, जैसे MBBS हो गई, BDS हो गई, BMS हो गई, BUMS हो गई, BHMS हो गई और BVSC हो गई, BSYNS हो गई, बैचलर ऑफ सिद्धाई योगिक साइंस। MBBS तो सबको पता है, आयुर्वेद अपना एलोपैथी डॉक्टर बन सकता है। BDS करके दांतों का डॉक्टर बन सकते हैं आप। BMS कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। BHMS करके होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हैं। BUMS करके यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं आप। तो अलग अलग पैथी के अंदर आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसी हमने इसको कहा गया क्लिनिकल में डाला हुआ है पूरा, कि आप ये सारे डॉक्टर्स बन सकते हैं। अभी हमारा माइंड क्या बन गया है, एक लोगों का जहन क्या बन गया है कि भाई MBBS अगर मिलता है तो हमारा करियर है, बाकी अगर नहीं मिलता है तो कुछ करियर नहीं। ऐसा नहीं है। आप BDS करके भी अपना करियर बना सकते हो। इवन BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया के अंदर। अभी तो आप देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक तो बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर हो गया हुआ है। तो आयुर्वेदिक में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, होम्योपैथी करके भी करियर बना सकते हैं, यूनानी करके भी बना सकते हैं। इवन जो नॉन क्लिनिकल जो ब्रांच मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके नंबर 1 फिजियोथेरेपी है। इतना ज्यादा डिमांड है फिजियोथेरेपी का आज की तारीख में, देखेंगे आप। और मैं तो आज तक ऐसा कोई देखा नहीं जिसने फिजियोथेरेपी का कोर्स किया हुआ है जो डॉक्टर अपने साथ में अपने लगाता नहीं होएगा। मतलब प्रीफिक्स के अंदर डॉक्टर वो यूज करता ही करता है। तो फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपी कर सकते हैं, उसके बाद अपना BSLP बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कर सकते हैं आप। B फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी में भी 3 टाइप के कोर्स होते हैं, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है, एक बैचलर इन फार्मेसी होती है, एक डॉक्टरेट इन फार्मेसी हो गई है। तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। थर्ड जो आती है जो पैरामेडिकल में तो आप तो इसके अंदर तो टोटल 45 मतलब डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस है। ये पैरामेडिकल क्या होता है, पर ये समझ लो। देखिए, हर जो भी हॉस्पिटल होते हैं वो विदाउट पैरामेडिकल स्टाफ के चल नहीं सकते हैं। पैरामेडिकल जो होता है मेन वही डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करता है आपको। अगर आप कोई भी अभी आप समझो अभी आप इधर कहीं भी आप कोई डॉक्टर के पास गए, फिजिशियन के पास गए, आप वो देखने से पहले आपको क्या करेगा, टेस्ट रिकमेंड करेगा कुछ कि भाई ये टेस्ट करा के आओ, CBSE करा के आओ, ये सर करा के आओ। तो आप कहाँ जाएंगे, पैथोलॉजी के पास जाएंगे। पैथोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे जो टेस्ट आपके करने वाले हैं वो कौन है, पैरामेडिकल स्टाफ ही आपके वो। तो वो पैरामेडिकल अगर उसमें देखेंगे तो आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, उसके बाद टेक्नीशियन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। मतलब इसमें 2 years का भी कोर्स होता है, 4 years का भी कोर्स होता है। तो 4 years का जो कोर्स होता है वो बैचलर डिग्री होती है।
तो वो आप अपना लेबोरेटरी कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर कर सकते हैं, इंडोस्कोपी कर सकते हैं, और उसके बाद आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे आप ब्रांच में जा सकते हैं पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये अच्छी बात इसकी ये है कि इसके लिए कोई नीट का एग्जाम भी देना नहीं पड़ता है आपको। देखिए, अभी आपको बीच में फॉर्म निकले थे, सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फॉर्म थे, जेजे में मिल रहा था, नायर में मिल रहा था, साइन में मिल रहा है, KM में मिल रहा है। बहुत से लोगों ने फॉर्म वगैरह लेके आए होंगे और उसकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर भी हो गई होगी। तो ये भी बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल के भी। तो ये भी बड़ा अच्छा कोर्स है, इसमें भी आप जा सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, और इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं ये कोर्सेज में भी जाके। अभी हमने शॉर्ट पीरियड में अभी आप तीनों हमने कोर्सेज को देख लिया। अब मेन आता है इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है। अभी अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है, BDS में लेना है, BMS में लेना है, BHMS में लेना है, BUMS में लेना है, फिजियोथेरेपी में लेने का है, ऑक्यूपेशन थेरेपी में लेने का है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजिस्टिक लैंग्वेज पैथोलॉजी में लेने का, BSc नर्सिंग अगर करना है, नर्सिंग का भी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल। तो मतलब हर हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड आई हुई है। तो अभी कैसा हो गया है मामला कि इसके कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस कैसा होएगा। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं मैं शॉर्ट में कि ये एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। देखिए, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। दूसरा जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, अपनी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ। तीसरा जो होता है वो अदर स्टेट, मतलब आपने अगर समझो अदर स्टेट में भी अपने आप रिसोर्सेज के लिए जा सकते हैं। अब मेडिकल फील्ड की अगर बात आती है, नीट एग्जाम की बात आती है, 16 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, कुछ 12 या 13 लाख बच्चे अपेयर किए हैं कोविड की वजह से। तो अभी अगर उनकी नंबर 1 चॉइस पूछेंगे आप, तो किसी की भी जो नीट अपेयर किया तो सबकी MBBS रहेगी। अब बताइए, पूरे इंडिया में 80,000 सीट है हमारे पास, और वो 80,000 जो सीट है MBBS की, वो भी सब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है। मतलब उसमें अगर 45,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर है तो बाकी प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में। और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी अगर आपको पता है कि फीस वगैरह तो अच्छी खासी है यहाँ पे, वो तो बहुत अच्छा हो गया कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाल दी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। ये स्कीम निकाल दी कि जिसकी 8 लाख के बिलो इनकम है कि 50% फीस उसकी गवर्नमेंट पे करती है, चाहे वो MBBS में एडमिशन ले या BDS में ले या BMS के अंदर ले, चाहे कोई भी कोर्सेस में ले। अगर 8 लाख की अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो गवर्नमेंट आपके आधे पैसे भरेगी, आधे पैसे आपको भरना है। तो ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी सीट आ जाती है। तो ये टोटल भी अगर आप सीट मिला लें, अगर लो बजट की आप मिला भी लेंगे, तो आपके पास 55,000 से ज्यादा सीटें नहीं आती है पूरे इंडिया के अंदर। अब सोचो 55,000 पूरे इंडिया में सीटें हैं, 13,50,000 बच्चे अपेयर होने जा रहे हैं, अपेयर हुए हैं, समझो कल उनका रिजल्ट है। 13,50,000 से भी आप पूछो, आप जाके आप जितने भी यहाँ पे भी हमारे साथ में जो होंगे प्रोग्राम के अंदर, उनसे ही पूछो कि आपकी नंबर 1 क्या चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, तो सब कहेंगे MBBS। पॉसिबल ही नहीं सबको मिलना, क्योंकि हमारे पास तो इतनी सीटें ही नहीं है। तो बाकी जितने बच्चे हैं या तो रिपीट में जाते हैं या तो वो दूसरी ऑप्शन में जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपने एक बार अगर रिपीट किया है तो सेकंड टाइम रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इसको बना लिया, रूटीन बना लिया, एक बार कर रहे, 2 बार कर रहे, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर MBBS खुदा ना खास्ता नहीं मिलता आपको तो BDS कर लो, बहुत अच्छा कोर्स है। BMS कर लो, बहुत अच्छा कोर्सेस है। BHMS कर लो, आप BUMS कर लो, फिजियोथेरेपी कर लो, ये बहुत अच्छा कोर्स है, सब तो डिमांडिंग कोर्स है। और ऐसा नहीं है कि MBBS करने के बाद ही आपका करियर बनता है। MBBS करने के बाद भी अगर आप PG क्रैक नहीं करते हैं तो वही बात हो जाती है कि आप जनरल प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, वो भी डिफिकल्ट होता है। तो ये आप अपने करियर को प्रोलॉन्ग मत करो। अगर आपका नीट का रिजल्ट आ रहा है, अगर आपका MBBS मिल रहा है, वेल एंड गुड, ले लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरे कोर्सेज में भी मिल रहा है, अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया है तो आपको ले लेना चाहिए। तो अभी बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस पे आ जाते हो। अब इससे 3 टाइप का होता है। अब पहला जो एडमिशन प्रोसेस होता है ऑल इंडिया लेवल पे होता है। भी ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो MBBS BDS का भी होता है, और आयुष कोर्सेज, जैसे आयुष बोले तो किसको बोलते हैं पहले समझ लो। आयुष कोर्सेज में आते हैं आयुर्वेदिक कोर्सेज जो डॉक्टर होते हैं वो आ जाते हैं, यूनानी होती है वो आ जाते हैं, होम्योपैथी है वो भी आ जाते हैं, सिद्धा वाले भी आ जाते हैं। ये सारे आयुष के अंदर आ जाते हैं, आयुष डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो ये BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया, BSYS हो गया, ये सारे कोर्सेज आयुष के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर भी अगर ऑल इंडिया लेवल पे भी एग्जाम अपना एडमिशन होता है, और महाराष्ट्र स्टेट पे भी होता है। तो लास्ट ईयर ये पहली बार आयुष के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे एडमिशन हुआ था, और बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत कम मार्क्स वालों को भी एडमिशन मिल गया। एडमिशन प्रोसेस में आपको अलर्ट रहना पड़ता है, समझना पड़ता है कि प्रोसेस कैसा होता है, कैसा आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं।
तो अभी पहला मैं एमबीबीएस बीडीएस की बता रहा हूँ कि एमबीबीएस बीडीएस के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी 15% जो सीटें होती है वो ऑल इंडिया लेवल से फिल की जाती है। कितनी? 15%। 100% डीम यूनिवर्सिटी जो होती है, डीम यूनिवर्सिटी कौन सी होती है पहला उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। भाई डीम यूनिवर्सिटी वो होती है जो खुद की डिग्री अलाउड करती है, खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है, और एफआरए मतलब फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब उसको कोई अथॉरिटी फीस जज नहीं करती है, वो खुद अपनी फीस को खुद ही सेलेक्ट करती है कि हमारी ये फीस रहेगी। मोस्टली सारी डीम यूनिवर्सिटी की फीस जो रहती है वो रेंज 10 लाख से लेकर 26 लाख रुपीज पर एनम तक रहती है। तो उसमें एडमिशन लेने से जाने से पहले आपको उसकी फीस चेक करना बहुत जरूरी है। उसकी सारी 100% जो सीट होती है वो कहाँ से फिल की जाएगी? ऑल इंडिया से। तो ऑल इंडिया में कौन कौन सा आएगा? 15% पूरी गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट, एम्स आ गया है, अभी एम्स की सीट भी नीट से होने वाली है तो एम्स आ गया है, जिपमार आ गया है। ये सारे जितने भी कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, एम्स हो गया, जिपमार हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज 15% हो गया, और उसके बाद आ गया है 100% डीम कॉलेजेस। ये सारे की जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया लेवल पे होगी, जिसको mcc.nic.in करता है। कौन करता है? इसकी वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, mcc.nic.in, मेडिकल काउंसिल कमेटी, इसकी वेबसाइट का नाम है mcc.nic.in। तो अभी कैसा हो गया है कि अगर एमबीबीएस का अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, अगर आपका 30,000 के नीचे रैंक आ रहा है, 30,000 के रैंक आ रहा है नीचे, तो ही आप जाके ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको एमबीबीएस बीडीएस के लिए, सॉरी एमबीबीएस के लिए। और अगर आपका 60,000 के नीचे रैंक आ रहा है तो बीडीएस में पार्टिसिपेट करो गवर्नमेंट सीट के लिए। कोई भी स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस ऑल इंडिया लेवल पे नहीं रहती है, मतलब समझ लो प्राइवेट कॉलेज जो आती है वो कहाँ रहती है? होम स्टेट के साथ में रहती है। जितने भी महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज है एट प्रेजेंट, अभी महाराष्ट्र के अंदर 19 प्राइवेट कॉलेज है, 4 नई कॉलेज इंट्रोड्यूस हुई है ये साल के अंदर, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट है, 2 डीम है। तो 19 प्राइवेट कॉलेज जितने भी एमबीबीएस की है वो सब स्टेट में होने वाला है। कोई भी स्टेट की प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे ऑल इंडिया में नहीं होती, सिर्फ ऑल इंडिया में जितना बताया मैं, सिर्फ 15% गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम, जिपमार और डीम यूनिवर्सिटी होती है। तो ये आपने समझ लिया कि अगर आपका 30,000 से अंदर आ रहा है रैंक ऑल इंडिया तो जाइए, या तो आपके पास पैसा है डीम यूनिवर्सिटी फीस भरने का तो आप जाइए, ऑल इंडिया में आपको जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और एडमिशन के लिए जाना चाहिए। ये दोनों के लिए लागू होता है, बीडीएस भी मिलता है वहां पे और एमबीबीएस भी मिलता है। इसी तरह अभी आयुष की बात करता हूँ, आयुष का भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम मतलब एडमिशन होता है। मगर आयुष के अंदर अच्छी बात यह है कि आयुष के अंदर सारी कॉलेजेस रहती है, चाहे वो एमबीबीएस की गवर्नमेंट, सॉरी आयुष की गवर्नमेंट कॉलेज होती है, डीम यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रहती है, इवन प्राइवेट कॉलेज भी रहती है वहां पे। हर स्टेट की प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगी आपको आयुष के अंदर। आयुष की काउंसलिंग कौन करती है? आयुष कमेटी करती है, जिसकी वेबसाइट का नाम है AACCC.org। ये आयुष की वेबसाइट का नाम है। तो ये आयुष की काउंसलिंग भी ऑल इंडिया लेवल पे होती है। वहां पे अगर कोई भी अगर BA MS BUMS BHMS के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, मतलब दोनों जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कहाँ पे? ऑल इंडिया के अंदर भी करना है और महाराष्ट्र स्टेट में भी करना है, अगर आप BAMS BUMS BHMS के लिए जाना चाहते हैं। अब तीसरा आ गया फिजियोथेरेपी आ गया, ऑक्यूपेशन थेरेपी आ गया, BSc नर्सिंग आ गया। इसकी ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग नहीं होती है, इसको स्टेट से ही लेना रहता है या तो अदर स्टेट में जाना रहता है आपको। तो अभी हम समझते हैं कि पहला हमने समझ लिया मोटा मोटी कि भाई ऑल इंडिया लेवल पे कौन कौन सी कॉलेजेस आती है, एमबीबीएस की, बीडीएस की, आयुष कोर्सेज की, ये सब हमने समझ लिया, दोनों की वेबसाइट भी समझ ली। अब आ जाते हैं हम महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक अच्छी बात यह है कि जितने भी कोर्सेज में नाम मैंने बताए हो आपको, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, BAMS हो, BHMS हो, BUMS हो, ये सारे कोर्सेज की काउंसलिंग जो है ना वो एक ही वेबसाइट के थ्रू होगी, और वो वेबसाइट का नाम है महासेट। मतलब महासेट के ऊपर उसका एक पोर्टल मिलेगा आपको, वहां पे नोटिफिकेशन आएगा। वो नोटिफिकेशन जो एक पोर्टल बनाती है महासेट, MHACET, महासेट इसकी वेबसाइट का नाम है .org। तो ये आप वेबसाइट पे नजर रखना है, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, और ये सारी काउंसलिंग जो होगी, सारी जितने भी कोर्सेज की वहां पर एक ही साथ होगी। आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। देखिए नीट का रिजल्ट आएगा तो उसमें 5 चीज आपको मालूम पड़ेगी। क्या मालूम पड़ेगी? 5 वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको नीट का अपना ऑल इंडिया रैंक मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, स्कोर के सामने ऑल इंडिया रैंक क्या आ गया। उसके साथ आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप क्वालिफाई है कि नहीं क्वालिफाई है। अगर क्वालिफाई रहेंगे ही
तो ही आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS और ये सारे जितने कोर्सेज से एडमिशन ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी और BSc नर्सिंग वगैरह के लिए क्वालिफाई मार्क्स लगता नहीं है, सबको एडमिशन मिलता है उसके अंदर। तो क्वालिफाई आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कैटेगरी वाले हैं तो 50, अगर ओपन कैंडिडेट तो 50 परसेंटाइल, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 40 परसेंटाइल के अंदर आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपके रिजल्ट में लिखा रहेगा। अगर आप क्वालिफाई हैं तो जब महाराष्ट्र स्टेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो सारे कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं MBBS, BDS के लिए, BMS के लिए, BHMS के लिए, ये सबको एक साथ रजिस्ट्रेशन करना है एक ही पोर्टल के ऊपर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना रहेगा आपको। डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में अभी। और अगर इसको देखना भी है तो मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस बना के डाला हूँ मैंने कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मैंने एक फ्लो चार्ट के जैसा बना के डाला हूँ कि भाई उसकी काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा, उसको जरूर समझ लेना, आप देख लेना वो वीडियो को। वो वीडियो का लिंक मुजफ्फर खान में आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा सारों का, उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी डिटेल में हम एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। तो वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, एक SML नंबर निकालेंगे, स्टेट मेरिट नंबर निकालेंगे कि भाई कितने कैंडिडेट, नियर अबाउट 2 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, अभी कितने अपेयर हुए, तो नीट का रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने महाराष्ट्र से अपेयर हुए और कितने क्वालिफाई हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो MBBS, BDS, BAMS, BUMS तो BHMS के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर क्वालिफाई नहीं है तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 3 ग्रुप बनता है यहाँ पे। पहला समझ लो, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड किया, रजिस्ट्रेशन फीस पेश किया, SML नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने भी जाना पड़ता था, हर साल जाना पड़ता था। मगर मुझको नहीं लगता है कि ये साल कोविड में वो लोग बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट SML नंबर आ जाएगा और आपको चॉइस फिलिंग मतलब प्रीफरेंस फॉर्म बनना रहेगा। जब प्रीफरेंस फॉर्म भरने जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 ग्रुप बनते हैं यहाँ पे। पहला ग्रुप जो बनता है वो MBBS और BDS का बनता है, मतलब जिसको MBBS और BDS में एडमिशन लेना है उसको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग सिर्फ कौन कर सकता है, नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना रहेगा MBBS BDS की। उसके बाद MBBS BDS का जब थोड़ा चॉइस फिलिंग हो चुकी रहेगी तो BAMS मतलब आयुष कोर्सेज, जिसके अंदर BAMS, BUMS और BHMS का आएगा दूसरा ग्रुप। वहाँ पे नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही सिर्फ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बराबर तीसरा ग्रुप, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ फ्लो चार्ट बना के, वो आप जरूर देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र स्टेट में मतलब के पार्टिसिपेट कैसा करते हैं आप। थर्ड जो ग्रुप आता है वो जिसको बोलते हैं नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट भी है, जिसमें फिजियोथेरेपी भी आ गया, ऑक्यूपेशन थेरेपी भी आ गया, BSc नर्सिंग भी आ गया, BSLP भी आ गया और BPO भी आ गया। ये सारे कोर्सेज का जो होएगा वो चॉइस फिलिंग करना है। तो आपको मतलब ऐसा है कि अगर आपको MBBS BDS में भी पार्टिसिपेट करना है, BMS में भी करना है और फिजियोथेरेपी में भी करना है, तो आपको तीनों में क्या करना रहेगा, चॉइस फिलिंग करना रहेगा। चॉइस फिलिंग बोले तो अपने प्रेफरेंस को भरना रहेगा। आपने प्रेफरेंस जो भरना रहेगा वो ब्रोचर जब आएगा यहाँ पे रिलीज होएगा, उसमें सारे कॉलेजेस भी रहेगी, MBBS की कॉलेजेस भी रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी, प्राइवेट रहेगी, उसके बाद BDS की भी रहेगी, BMS की रहेगी, सारे कॉलेजेस भी रहेगी। तो आपको टॉप कॉलेज से कौन सी है MBBS की, टॉप कॉलेज ही पहला भरना है आपको। गवर्नमेंट की टॉप कॉलेज कौन सी है, उसके बाद सेकंड नंबर की कॉलेज कौन सी है, थर्ड नंबर की कॉलेज कौन सी है ये, और BMS की कॉलेज अच्छी कौन सी है, BDS की नंबर 1 कॉलेज कौन सी है, उसके बाद की कॉलेज कौन सी है, BHMS की कौन सी है, सारी डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट मुजफ्फर खान मतलब mededuinfo.com पे आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बेनिफिट मिले, आपको उसका रेफरेंस देखने के लिए ये सारी बना के डाल दिया हूँ, वहां से आप देख लीजिएगा। चॉइस फिलिंग करने के अंदर पहला ये चीज का ख्याल रखो कि आपको चॉइस फिलिंग जो करना है वो नंबर 1 कॉलेज ही पहला डालना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स आ गए 500 और आपको समझ में आ रहा है कि भाई 500 मार्क्स मेरे आए हैं और मेरा ऑल इंडिया रैंक आया है कुछ 40,000, मुझको तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही है, प्राइवेट कॉलेज मिल रही है, तो सीधा मैं पहले जो मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिली वही भर दूं। ऐसी गलती कभी नहीं करना। पहला आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही भरना है, मिले नहीं मिले मगर आपको पहला गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि अगर आपका जरा भी 1% भी चांस रहेगा तो आप अपना चांस को खो देंगे आप। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक कॉलेज पहला भर दिया तो आपको पहले मिलेगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आपका रैंक है 40,000, हाँ, और किसी का रैंक है 35,000, आपका 40,000 रैंक है और आपने एक जो कॉलेज आपको मिलने के चांसेस थे उसको पहला रख दिया, और जिसका 35,000 रैंक है उस कॉलेज को उसने लास्ट में रखा सबसे,
तो वो 35,000 वाले को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी कि आपका 40,000 रहेंगे और आपने पहला रखा है। जब कंप्यूटर जब ये देखता है तो कंप्यूटर उसकी चॉइस को 35,000 वाले की देखेगा कि उसने फर्स्ट चॉइस क्या डाला और लास्ट क्या डाला। अगर फर्स्ट मिल रही है तो फर्स्ट को देगा, सेकंड मिलेगी तो सेकंड को देखेगा, ऐसा पूरा लास्ट तक देखेगा। अगर लास्ट उसने 50 चॉइसेस भरा, 50 वाली मिल रही है तो 50 वाली दे देगा उसको, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। तो आप पहला भरो या लास्ट में भरो, उसमें मिलता है ऐसा नहीं है। तो चॉइस फिलिंग कभी भी जो करना है तो टॉप कॉलेज को ही पहला रखने का, उसके बाद नंबर 2 कॉलेज, नंबर 3 कॉलेज, पहला गवर्नमेंट कॉलेज ही भरने का, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज भरने का। ये एक चॉइस फिलिंग करने का एक तरीका होता है जिसको हम अच्छे से तरीके से बोलते हैं चॉइस फिलिंग किए गए। ये चॉइस फिलिंग आपको करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको एक बार अगर आपका देखो रैंक आने के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिलना है। इसकी आसान तरीका क्या है बता रहा हूँ मैं। आसान तरीका ये है कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर सारी जितनी भी है ना फ्री में आप लोगों के कि भाई एमबीबीएस की फर्स्ट सिलेक्शन जो लिस्ट आई थी अलॉटमेंट, उसमें क्या आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कितने मार्क्स पे लास्ट एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिली, प्राइवेट मिली। सेकंड जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें कितने मार्क्स पे मिली, लास्ट में कितने में मिली। थर्ड जो आई थी उसमें मैंने डाल दिया कि कितने मार्क्स पे मिली और क्या ऑल इंडिया रैंक पे मिली और क्या एसएमएल नंबर पे मिली, वो सब डाल दिया मैंने। लास्ट राउंड देखना है कि जो सेकंड मॉपअप राउंड था उसमें क्या रैंक पे एमबीबीएस की कॉलेज मिली है। आपको जैसा आपका रैंक आएगा आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई मुझको एमबीबीएस मिल रहा है, बीडीएस मिल रहा है, बीएमएस मिल रहा है, बीयूएमएस मिल रहा है, बीएचएमएस मिल रहा है या फीचर मिल रहा है और कौन सी कॉलेज मिल रहा है। ये आपको देखना बहुत आसान हो गया है अभी, क्योंकि सारी चीजें मैं फ्री में डाल के आपको दे दिया हूँ। वहाँ पे आप जाइए, वहां से आप पूरा डाउनलोड कर लीजिए और आपका जैसे रैंक आएगा कल का आपको पता चल जाएगा आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपको समय एमबीबीएस नहीं मिल रहा है खुदाना कौस्ता तो आप बीडीएस कर लो, बीडीएस नहीं आपको पसंद है तो बीएमएस कर लो, या तो रिपीट में जाते हो तो रिपीट कर लीजिए, आपके ऊपर है। अब दूसरी स्टेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो दूसरी स्टेट में अगर जाना है तो सबसे पहले ही समझ लो कि दूसरी स्टेट में अगर आप जाते हो तो दूसरी स्टेट के अंदर कोई आपको फ्री में एडमिशन नहीं मिल रहा है वहां पे। कर्नाटक के अंदर अगर आपके 530 या 540 मार्क्स आएंगे तो ही एडमिशन मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा, पैसे बर्बाद करेंगे आप। यूपी में मिलता है, वहाँ यूपी की फीस पता है आपको 10 लाख रुपए से चालू होगी, 20 लाख रुपए तक फीस रहती है एमबीबीएस के लिए। तो अगर एमबीबीएस के लिए अगर आप दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं तो मिलने के चांसेस रहते हैं, मगर फीस ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको। महाराष्ट्र में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो फीस पे करना है। तेलंगाना में जा रहे हो तो 14 लाख करना है आपको फीस पर एनम फीस। यूपी में जा रहे हो तो उसमें 15-16 लाख फीस पे करना है आपको। तो वही बात बता रहा हूँ कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के 3 तरीके से बताता हूँ मैं। नंबर 1 कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में ले लो, लो बजट की। नंबर 2 या तो कोई कैटेगरी का बेनिफिट है कि अगर आपने ओबीसी है, आपका ईडब्ल्यूएस है तो 10-20 मार्क्स का आपको फर्क पड़ जाएगा। शेड्यूल कास्ट है तो 100 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा। शेड्यूल ट्राइब है तो 200 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा। तीसरा नंबर जो आता है वो पैसे का ही आता है कि आपको फिर मतलब फीस पूरी पे करना पड़ेगा, या तो डीम में पे करो या तो दूसरी स्टेट में आके आप एडमिशन ले लो। अगर आपको वो इतना नहीं डालना है तो मैं तो बोलता हूँ बीएमएस कर लो, आप बीएमएस कर लो, बीएचएमएस कर लो। ये सारी जो काउंसलिंग है एक साथ ही होने वाली है, महासेट पे होगी सबकी काउंसलिंग और आराम से एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। आपको सिर्फ एडमिशन प्रोसेस को समझना है। अब ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि क्या आपको एडमिशन के चांसेस है और कैसा आपको एडमिशन मिलने वाला है, क्या एडमिशन प्रोसेस है। जैसे मैं बताया हूँ, पहला होता है ऑल इंडिया लेवल का होता है, सेकंड होता है स्टेट का। अभी स्टेट का हम समझ लिए कि एक ही जगह से आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है महासेट पे, और अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो वहां जाना है, वो सीट को लेना है। अगर आपने ये महाराष्ट्र काउंसलिंग में एक रूल है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई, अगर उस सीट को नहीं लिए तो आप एडमिशन प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको जो कॉलेज अगर चाहिए नहीं, जहाँ पे आपको सीट लेना ही नहीं है मतलब, तो वो कॉलेज डालना ही नहीं चॉइस के अंदर, सिंपल। आपको अगर वो कॉलेज पसंद नहीं तो मत डालो, जो पसंद की कॉलेज है वही डालो, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर 2 कैटेगरी रहती, पूछता है आपसे जब आप फॉर्म भरने आते हैं। एक होता है एस, एस बोले तो स्टेट कोटा जिसकी नॉर्मल फीस होती है। एक बोलते हैं एन मतलब अगेंस्ट एनआरआई, जिसकी फीस रहती है 3 से अप टू 3 टाइम्स। मतलब कोई भी एन कोटे के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर 25 लाख से कम पे फीस नहीं है। तो एन कभी भी सेलेक्ट मत करना चॉइस फिलिंग के टाइम पे, याद रखो आपको एन कभी सेलेक्ट नहीं करना है। मैं हमेशा देखता हूँ अच्छे मार्क्स वाले भी चॉइस फिलिंग करने के अंदर गलती करते हैं और गलती से एन सेलेक्ट कर देते हैं। एन आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको हमेशा क्या सेलेक्ट करना है, एस मतलब स्टेट कोटा ही सेलेक्ट करना है। ये हो गई बात। चॉइस फिलिंग जब करने बैठेंगे आप तो एक बात का ख्याल रखना है आपको, ये जो चॉइस फिलिंग होती है आपको ऑनलाइन फिल करना रहता है। तो ऑनलाइन भरने में आपको कोड नंबर डालना रहता है, कॉलेज का कोड नंबर डालना रहता है, कॉलेज का नाम नहीं डालना पड़ता है। तो आप अगर डायरेक्ट भरने जाएंगे तो गलती कर सकते हो। तो उसको क्या करना है, आपको पहला बुक पे उतारना है सारे कोड नंबर, जो जो आपको चॉइस फिलिंग करना है, जो जो कॉलेज की केएम को नंबर 1 रखना है,
नायर को नंबर 2 रखना है, साइन को नंबर 3 रखना है, जेजे को नंबर 4 रखना है, बीजे मतलब जो पूना की कॉलेज है उसको नंबर 5 रखना है। तो ये सारे आपको पहला पेपर पे उतारना है। पेपर पे आपने लिख दिए, लिखने के बाद उसे कोड नंबर आपको जब भरने जाएंगे तो साथ में अपने पेरेंट्स को बिठाना है आपको। अकेले कभी चॉइस फिलिंग करने मत बनना, गलती हो सकती है। अगर आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो साथ में किसी को रखेंगे तो कभी जिंदगी में आप गलती नहीं करेंगे। क्योंकि मैं अच्छे अच्छे मार्क्स वालों को भी देखा हूं कि चॉइस फिलिंग में गलती कर दी है और एक बार आपने गलती कर दिया आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो चॉइस फिलिंग करने के टाइम पे आपको क्या करना है, पहला बुक पे उतारना है, अपनी बुक पे उतारने के बाद कोड नंबर सारे लिखना है, पेरेंट्स को बिठाना है। अगर आप गलती करो तो आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे बेटा तू गलती किया, ये नंबर गलत डाल दिया हुआ है, तो आपको रेक्टिफिकेशन कर देंगे उसी टाइम पे। ये बेस्ट तरीका होता है चॉइस फिलिंग करने का। चॉइस फिलिंग कर दीजिए आप, और आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या किस पे एडमिशन मिलने वाला है। अब आए थे हम अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। ये थर्ड पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या क्या क्लोजिंग रहने वाला है। एक छोटा सा एक आपको आइडिया आना बहुत जरूरी है कि क्या क्या क्लोजिंग रहने वाला है। मेरे हिसाब से अगर आपका ऑल इंडिया रैंक इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। याद रखिए, अभी आपके जो मार्क्स आएंगे उसको मत देखना, भूल जाना, उसको साइड में रख देना। ऑल इंडिया रैंक देखना कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या आया है। और स्टेट में जो एडमिशन मिलता है वो एसएमएल नंबर पे मिलता है, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर पे। जब ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं अभी हर एक का क्लोजिंग बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि हर एक की क्लोजिंग क्या रहने वाली है। एमबीबीएस की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एमबीबीएस की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। मैंने एक चार्ट बना के आप लोगों के रखा हुआ था कि एमबीबीएस कितने में क्लोज होगा, बीडीएस कितने में क्लोज होगा गवर्नमेंट कॉलेज का। वो चार्ज के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपका 15 to 17,000 अगर रैंक आता है ऑल इंडिया, तो आपको ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगा एमबीबीएस की सीट। आप समझ लो, अगर आपका 40,000 के नीचे आता है ऑल इंडिया रैंक, तो आपको स्टेट में गवर्नमेंट के चांस है, गवर्नमेंट सीट मिलने के। 70,000 आता है आपका रैंक अगर ऑल इंडिया का, तो आपको स्टेट में प्राइवेट कॉलेज लो बजट की मिल जाएगी आराम से, जिसकी मैं बताया ना कि आधी पैसे गवर्नमेंट भरती है 50%। ये हो गया एमबीबीएस का। और बात अगर आती है दूसरी स्टेट में, तो भाई आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, जाके ले लो। तो जितना आपका मार्क्स कम है उतना ज्यादा पैसा भरना है, सिंपल। अगर आपके 300 मार्क्स है तो समझो 15 लाख से 20 लाख फीस भरना है साल की, अब तैयार हो जाओ। 250 से कम आ रहा है तो फिर आपको कितना पैसा भरना है, 20 लाख के ऊपर भरना है, ये सिंपल एक है। और अगर आप 26 लाख भरने तैयार है साल का, तो कितने में भी मार्क्स में एडमिशन मिलता है आपको। अब बीडीएस की बात करते हैं। बीडीएस में अगर आप 300 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 300, तो प्राइवेट का चांस है। 500 लेके आ रहे हैं, मतलब सॉरी ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर ऑल इंडिया रैंक आपका समझो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर आपका 60,000 भी रैंक आ रहा है, 50, 60,000, 70,000 भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट मिल गई आपको यहाँ पे। 2 लाख 2.5 लाख भी रैंक आ रहा है तो आपको यहाँ प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी आराम से बीडीएस के अंदर। ऐसे बीएमएस का भी मैंने बना के डाला हूँ, जिसका मैं लाइव कल यूट्यूब पे बताने वाला हूँ आप लोगों को। उसका चार्ट इसी में रखा हुआ है अपने टैबलेट के अंदर, जिसमें प्रीव्यू में प्रोग्राम कर रहा हूँ, उससे पूरे बना के रखा हूँ मैंने। वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने पूरा बना के रखा हूँ कि बीएमएस कितने में क्लोज होगा ऑल इंडिया रैंक में, बीएचएमएस कितने में क्लोज होगा, बीएमएस कितने में क्लोज होगा, एमबीबीएस कितने में क्लोज होगा, ये सारे बना के रखा हूँ मैंने। अब इसमें जो मेन जो आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम रहता है, जो बहुत ज्यादा लोग मतलब इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, वो क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे आपके डाउट रहते हैं जो कि डाउट ही मेन रहते हैं इसमें, कि अगर मैं किसी एक का डाउट अगर क्लियर करूंगा तो आपको सबको मालूम पड़ जाएगा भाई ये डाउट क्लियर हो रहा है, तो इसका ये क्या मतलब इसका आंसर था, तो सबको इसका आंसर एक मालूम पड़ जाएगा। तो शॉर्ट में अभी एक डाउट सेशन अभी हम ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो मोटा मोटी सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। मिस्टर जाहिद, मतलब जावेद, आप डाउट ले लीजिए जरा। जाहिद, यस सर। हेलो, हाँ डाउट ले लीजिए। अच्छा, वो उस पर जब क्लियर करूंगा मैं तो सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। If anyone has any question, you can just राइज जो है, जिसने भी हैंड राइज करता है आपको दिखता है, आप उसका डाउट ले लीजिए।
हाँ, किसी ने डाउट पूछ रहा था सर सर अनम्यूट हो गया, सर म्यूट हो गए आप। हाँ, म्यूट किया मैंने। चलिए अपने आप, हाँ मैं अनम्यूट कर लिया अपने आप को। आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप क्वेश्चन? हेलो हेलो, कोई क्वेश्चन आया था, किसी का पूछ रहा था कोई क्वेश्चन, वही मेन है जी कि प्राइवेट या डीम कौन सी है उसमें सबसे कम फीस है और मार्क्स रेंज 20 से 300 है, 200 से 300 है। देखिए 200 या 300 आ रहे हैं अगर आपको, तो डीम में जाने से बेहतर है कि आप यूपी चले जाए। यूपी में बहुत कम मार्क्स से मिलता है, एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं और रिजनेबल फीस भी रहती है। अभी देखिए, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और आप अगर एडमिशन के लिए जा रहे हैं एमबीबीएस के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो तो आप बानी सी बात है। और अगर आप यूपी में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांस है। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में अल्फला जो कॉलेज है उसमें भी आपको चांस है, मिल जाएगा आपको। आप उसको पार्टिसिपेट कीजिएगा, वो काउंसलिंग में हरियाणा की और यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 216 तक अगर आएगा तो आयुर्वेदी या होम्योपैथी में मिल सकता है क्या? होम्योपैथी में तो मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर 216 मार्क्स उसका आ रहा है तो मुझको नहीं लगता कि यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसको बोलिए कि यहाँ पे अच्छे से चॉइस फिलिंग जैसा बताया, मैंने एक्सप्लेन किया हूँ मैंने, कि वो जो चॉइस फिलिंग करेगा तो पहला आयुर्वेदिक डाले पूरी गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद आयुर्वेदिक की पूरी प्राइवेट कॉलेज डाल दे और होम्योपैथी की कॉलेज डाल दे पूरी, उसको मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड में मिलेगा, नहीं तो थर्ड में मिल जाएगा, पक्का मिलेगा उसको। और ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करे, जैसा बताया ना मैं, ऑल इंडिया में भी उसका होता है आयुष वालों का। तो जहां से बेटर कॉलेज मिले वहां से ले लो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बीपीटी कोर्स में मार्क्स रेंज कितना होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज? देखिए बीपीटी कोर्स के अंदर कोई क्वालिफाई क्राइटेरिया नहीं होता है, ना 12 के बेस पे होता है और ना नीट के बेस पे होता है। मगर बीपीटी जो है बहुत पॉपुलर ब्रांच हो गई है, बहुत पॉपुलर कोर्स हो गया हुआ है फिजियोथेरेपी का। तो अक्सर बच्चे उसकी तरफ जाते हैं, तो उसका थोड़ा मार्क्स का, अगर वो रिजर्वेशन उसका ईडब्ल्यूएस वगैरह कैंडिडेट है वो। देखिए पहली बात तो इनको मैं इतने दिन से सबको समझा रहा हूँ कि अब अगर गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट देती है तो आप वो बेनिफिट का फायदा उठाओ। ईडब्ल्यूएस बनाता अगर कैटेगरी में आते तो बना लो आप। अगर ईबीसी अगर आप कैटेगरी में आते हैं, आपके 8 लाख की इनकम है, तो सिर्फ जाके इनकम से सर्टिफिकेट बनाना है आपको, बना लो आपको। तो अगर ईडब्ल्यूएस में आता है तो अगर उसके 150 मार्क्स है तो भी अच्छी कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी हो सकती है इस साल अंदाजन? एमबीबीएस की बात कर रहे हैं आप? जी देखिए एमबीबीएस का कट ऑफ में तो बता दिया ना आपको। अगर ऑल इंडिया रैंक में नहीं होता है, मार्क्स कोई इंपॉर्टेंट होते नहीं है, आपको पता है कि जो अभी कल तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। सेफर साइड बता रहा हूँ कि अगर आपका 35,000 से 40,000 के बीच में अगर ऑल इंडिया रैंक आया है तो मेरे हिसाब से आपको ये साल सीटें थोड़ी एमबीबीएस की बढ़ी है। मुझको लगता है कि आपको लास्ट टू लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट से मिल जाएगी आपको। आप एक सेफ जोन में, पहले दूसरे राउंड में नहीं मिलेगी तो बाद में मिल जाएगी आपको। टोटल अगर ये मैं बताया ना, ये ऑल इंडिया रैंक को देखो आप। अब वो 40,000 रैंक कितने मार्क्स पे आता है इसका आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक मैं आइडिया डाला हूं मैंने अपने के 560 पकड़ के चले आपके महाराष्ट्र में अगर लेना है उसको 550 560 अगर आ रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। वो तो कल फाइनल मालूम पड़ जाएगा हमें, जिसके बारे में मैं एक खास तौर पे अपना एक लाइव जाने वाला हूं मैं कल। और ये बातें जो सबकी कंक्लूजन रहता ही है, क्योंकि ये मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट बेचारे स्टूडेंट्स को कि भाई हमारा जो ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, जो कल आ जाएगा, तो क्या रैंक पे क्या मिलने वाला है, ये अगर पता चल जाएगा तो वो आदमी उसी के लिए जाए ना। फिर वो अगर उसको मालूम है कि भाई गवर्नमेंट में नहीं मिलने वाला है तो फिर प्राइवेट कॉलेज के अपने भी रिसोर्सेज देखेगा वो। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एडमिशन प्रोसेस समझ रहे हैं पूरा, क्या मार्क्स पे क्या मिलने वाला है वो भी थोड़ा हम समझ लेंगे, कल फाइनल मालूम पड़ जाएगा इसके बारे में हमें। हाँ बताइए, अभी तीसरा क्वेश्चन कोई है? तो ये था कि रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर, हाउ इज इट, कैसी कॉलेज है वगैरह? देखिए जितनी भी कानपुर की जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं आपकी प्राइवेट की बात कर रहे हैं? सर दोनों सर, दोनों। देखिए मैंने एक कैसा था मालूम किया कि आयुर्वेदिक कॉलेजेस है और ये इनके बारे में डिटेल निकालना इतना आसान नहीं होता है।
फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया और बहुत से बच्चों से रिव्यू लिया, जिनको मैंने हेल्प किया तो उन्होंने मुझको अपना फीडबैक दिया। तो उसके हिसाब से मैं एक रिव्यू बना के अपना मेरी वेबसाइट पे डाला हूँ कि भाई ये टॉप कॉलेज कौन सी है गवर्नमेंट की और प्राइवेट की टॉप कॉलेजेस कौन सी है। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर पे आती है वो। तो जितनी भी अगर लास्ट नंबर पे आती है, अब आपको मार्क्स के हिसाब से अपने देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी कॉलेज में आपको मिलने के चांसेस। तो मुझको लगता है नागपुर की दोनों कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है वहाँ की, जो नागपुर की है। प्राइवेट कॉलेज भी अच्छी है, सो है, मतलब इतनी बुरी कॉलेज नहीं है वो। हेलो। हाँ हेलो, हाँ पूछिए। हाँ जी मुजफ्फर भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमने डीम में एडमिशन ले लिया और हाँ बाद में हाँ, अगर प्राइवेट एमबीबीएस को जाना है या प्राइवेट बीएमएस को जाना है, तो डीम का जो फीस भरते हैं वो वापस मिलेगी या फोरफिटेड हो जाएगी पूरी? देखिए ऐसी गलती कभी मत करना। पहली बात तो देखिए, जी डीम कॉलेजेस जो होती है इंडिया में, ये सब कमर्शियलाइज कॉलेज है भाई। ये सब मिनिस्टर लोगों ने खोल के बैठी है, पैसा कमाने के लिए खोल के बैठी है, साफ जी वाली जी बात। गवर्नमेंट प्रॉमिस करती जी है, क्या प्रॉमिस करती है भाई, एनएमसी आ गया फीस कम हो जाएगी। अभी आपको मैं जी। शाम को मेरी वेबसाइट पे सारी डीम कॉलेजेस की फीस को अपलोड कर दे रहा हूँ। मुझको हैरानगी हो ओके। गई है कि जो डीम कॉलेज ने 24 लाख फीस रखी थी, 25 लाख कर दी। भाई गवर्नमेंट बात अलग हम्म, करती है और प्रैक्टिकली कुछ होता है। मतलब होता क्या जी है, आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, अगर कोई पूरी दुनिया के अंदर फीस किसी की है एमबीबीएस की, तो वो इंडिया के अंदर है। ये लूटपाट मचा के रखी है डीम कॉलेजेस ने। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको डीम कॉलेज में अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो ही जाइएगा, वरना प्लीज मत जाइएगा। अच्छा, उससे तो वहां से बेहतर ये है वापस कि होना आप मुश्किल हो जाएगा? पैसा देते हैं मगर आपको लेट हुआ कभी तो भाई, तो आप जी, अगर इधर इधर अफोर्ड कर प्लेस सकते हो मुश्किल तो ही है। जाइए, वरना मत जाइएगा। क्योंकि इतना ओके आसान जी, नहीं है, थैंक यू। 20 लाख भरना, 5 साल 4.5 साल तक की फीस भरना है। फिर हर साल फीस को इंक्रीज करते हो, ऐसा नहीं कि 20 लाख एक ही साल हर साल वही लेते हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत डीम 10%, कॉलेजेस ईमानदार 8%। है, बाकी सब इंक्रीज करते हैं वो लोग। जी जी। तो आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ही जाइएगा आप। ओके जी, थैंक यू। हाँ। तो ईडब्ल्यूएस स्कीम से एमबीबीएस में कितने मार्क्स तक मिल जाता है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में? देखिए ईडब्ल्यूएस कैसा था कि लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा खासा गैप आ गया था। ओबीसी से भी कम था, एसीबी कोटे भी, एसीबी से मराठा कोटा उससे भी कम वाले को मिल गया था। क्योंकि लास्ट टाइम पे भी हमने बहुत ज्यादा मैंने लोगों को बताया था कि बनाइए, मगर लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था, लोगों ने नहीं बनाया। ये साल मुझको लगता नहीं है कि लोगों ने नहीं बनाया है। मुझको लगता है कि सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो बना ही लिया होगा अभी ये टाइम पे। तो मुझको नहीं लगता है कि 15 से 20 मार्क्स के डिफरेंस आने वाला ज्यादा। मतलब अगर गवर्नमेंट का 560 जा रहा है तो 540 535 पकड़ के चलो आप। 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस ही, मैक्सिमम 25 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा 25 मार्क्स का। तो 250 to 300 के अगर रेंज में मार्क्स हैं तो फिजियोथेरेपी में मिल सकता है, चांस है क्या? हाँ मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस और अच्छा कोर्स भी है, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत डिमांडिंग। देखिए मेडिकल फील्ड के अंदर एक बात बताऊं कि अगर कोई भी कोर्स कर लो आप, मैं बोलता हूँ पैरामेडिकल भी कर लो आप, तो कभी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ऐसा नहीं है आपको कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपने अभी कोविड के अंदर देख लिया कि पूरी दुनिया में हर चीज बंद हो चुकी थी, मगर मेडिकल फील्ड चाहे पैरामेडिकल हो या डॉक्टर्स हो, उनकी डिमांड और बढ़ गई पूरी तरह। तो ये ना बीमारी खत्म होने वाली है, और अभी तो नए नए वायरस आ रहे हैं भाई, क्या क्या होने वाला है अल्लाह बेहतर जानता है आगे। तो सेकेंड अटेम्प्ट अगर है, सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हैं नीट का, अगर हमें लगता है कि ये मार्क्स कम है तो व्हाट यू हाँ हाँ, हमें जाना चाहिए? देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके 400 मार्क्स है तो आपको जरूर जाना चाहिए, आपको एक ट्राई करना चाहिए। हाँ अगर 350 भी आ रहे ट्राई, अभी 200 मार्क्स आ रहा है, अगर सेकंड अटेम्प्ट भी देंगे तो मैं तो देखता नहीं कि किसी के इतना ज्यादा इंप्रूव होते हैं, अनलेस अल्टी के उसने ये साल स्टडी करा ही नहीं है, वो एक अलग बात है। तो खुद को आपको जज करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो गया भाई, देखिए टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ मैं, ये कमर्शलाइज हो गया हुआ है मेडिकल एजुकेशन भी, और मेडिकल एजुकेशन के लिए क्लासेस भी बराबर। तो ये क्लासेस वाली एक बार एक बच्चे से जब तक 2-3 बार फीस नहीं लेंगे ना लोग, उनको सुकून नहीं मिलता है। एक साल पढ़ाएंगे उसको, दूसरे साल भी पढ़ाएंगे भाई, दूसरी बार भी दे, वो तीसरी मर्तबा भी दे। तो ये पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर लाया था, बस 3 आइटम होना चाहिए, तो वो क्लासेस वालों ने कैंसिल करवाया जाके कि एक एक बच्चों से 3-3 बार फीस लेंगे हम लोग भाई, ऐसा हो गया ये। तो मेरे हिसाब से अगर 400 आ रहा है तो जाना चाहिए, 350 आ रहे तो भी जाना चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है तो मतलब नहीं आपको कि दूसरे कोर्स में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। सर 297 में आयुर्वेद कॉलेज में मिलेगा एडमिशन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट? देखिए 297 में अभी देखिए ईडब्ल्यूएस के अंदर अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि लास्ट ईयर ना आयुष कोर्सेज के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, उसकी वजह ये थी कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है ना, सब्जेक्ट टू सीट इंक्रीज, मतलब जो कॉलेज में सीट इंक्रीज होगी उधर ही इंप्लीमेंट होएगा।
इम्प्लीमेंट होता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फीस का बेनिफिट मिलेगा। अगर वहां पे सीट अगर ईडब्ल्यूएस की इंक्रीज होती है टाइम पे, तो आपको चांस है मिलने का। सर अदर स्टेट में डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल है? देखिए, अदर स्टेट में आप जाते हैं तो आपको कोई भी फीस का डिस्काउंट नहीं मिलता है, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। पहली बात, अदर स्टेट में आप जा रहे हैं तो वो ना फीस का डिस्काउंट है ना ईडब्ल्यूएस का डिस्काउंट है। वहां पे आप एज ए ओपन कैंडिडेट होते हो। सर सम टॉप एमबीबीएस कॉलेजेस फ्रॉम लखनऊ। देखिए, मैंने टॉप एमबीबीएस कॉलेज की बहुत मेहनत करके एक लिस्ट तैयार किया हूँ स्टेट वाइज कि भाई यूपी की टॉप कॉलेजेस कौन सी है। किंग जॉर्ज लखनऊ की जो कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है, उससे लेकर मैंने बॉटम कॉलेज तक डाल दिया। उसके अंदर बहुत मेहनत करके बनाया हूँ मैंने। दिल्ली में कौन कौन सी है, महाराष्ट्र की नंबर 1 कॉलेज कौन सी, लास्ट कौन सी है, मेरी वेबसाइट पे आपको फ्री में मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाएंगे ना, वहाँ पे रैंक वाइज मेडिकल कॉलेज आप वहाँ पे जाएंगे mededuinfo.com पे, हर डिटेल वहाँ पे डाली हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आपको हर स्टेट की टॉप और बॉटम कॉलेज मिल जाएगी आपको वहाँ पे। और ये भी मिल जाएगी, मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पे बॉन्ड भी है कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमबीबीएस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं और अगर प्राइवेट कॉलेज में आप फीस का बेनिफिट लेते हैं, तो आपको 1 साल एमबीबीएस के बाद बॉन्ड करना पड़ता है। तो वो भी मालूम पड़ेगा कि बॉन्ड भी कितना कितना है, वो आपको डिटेल मालूम पड़ जाएगी आराम से। सर बीपीटी करने के लिए सीटी एग्जाम और नीट दोनों देना है या नहीं? और नहीं, अभी अच्छा क्वेश्चन पूछे। देखिए यहाँ पे डीम यूनिवर्सिटी होती है और एक प्राइवेट कॉलेज। अगर आप फिजियोथेरेपी में डीम में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका खुद का एग्जाम देना है, जैसे भी एमजीएम का होने वाला है, बराबर। और अगर जो प्राइवेट कॉलेज है ना यहाँ पे बीपीटी की, उसके लिए नीट के एग्जाम पे, नीट के रिजल्ट पे ही आपको एडमिशन मिलने वाला है, नीट के मार्क्स के ऊपर। सर बच्चे पूछ रहे हैं आपकी वेबसाइट का नाम और यूट्यूब चैनल। देखिए, बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, गूगल सर्च करेंगे, मुजफ्फर खान वेबसाइट मारेंगे तो भी बता देगा। वो इसी तरह फेमस हो गई है वो, जबकि उसका नाम है mededuinfo.com। मगर आसानी से ढूंढना है तो गूगल पे जाके मुजफ्फर खान वेबसाइट मारेंगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। सर और वहाँ पे आपको, हाँ, हिंदी कोटा के बारे में बताइए, ऐसा बच्चा पूछ रहा है। हाँ, हिंदी कोटा, हाँ। देखिए, अभी देखिए 2 टाइप के, इसको माइनॉरिटी कोटे बोलते हैं हम। 2 टाइप के यहाँ पे माइनॉरिटी होते हैं हमारे पास। एक तो होता है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब कि जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया और जैन हो गया, इनको बोलते हैं हम रिलीजन माइनॉरिटी। और लिंग्विस्टिक बोले तो जैसे यहाँ पे हिंदी होती, गुजराती होगी, ये लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक के अंदर आपको अगर जाना है, जैसे हमारे यहाँ पे अपना यहाँ पर बहुत सारी हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जिसकी डिटेल में मैंने वेबसाइट पे डाला हूँ मैंने कि कौन सी कॉलेज जो है वो लिंग्विस्टिक है, कौन सी और रिलीजन माइनॉरिटी है। जो लिस्ट आप देखेंगे ना, उस पर टॉप कॉलेजेस में लिखा हुआ है। सर गुड कॉलेजेस फॉर बीएचएमएस इन मुंबई इटसेल्फ अराउंड 250 मार्क्स। अरे बीएचएमएस के लिए चंदाबेन से अच्छी कोई कॉलेज नहीं है आपके पास। कौन सी सर? अगर चंदाबेन जो कॉलेज है ना विले पार्ले में, हाँ, वो सबसे नंबर 1 कॉलेज है। जैसे हम एमबीबीएस के लिए केएम बोलते हैं, बीएमएस के लिए पोदार बोलते हैं, बीयूएमएस के लिए वर्सोवा की अंजुमन इस्लाम। सर ईडब्ल्यू उसी तरह ईडब्ल्यूएस बताए ना, अगर आपको सीट बढ़ती है तो ईडब्ल्यूएस आ जाएगा। पूछ रहा है बच्ची, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, एलिजिबिलिटी जो बता रहा हूँ मैं आपको कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये सारों की एलिजिबिलिटी 50% आपको 12 में चाहिए। ग्रुप क्लियर होना चाहिए पहला पीसीबी का, जिसमें आपको 300 में से 150 मार्क्स आना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी वाले हैं। अगर आप रिजर्वेशन वाले हैं तो 40% मतलब 120 मार्क्स। और नीट के अंदर 50% आना चाहिए आप। सर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट कॉलेज, गवर्नमेंट बेस्ट कॉलेज? देखिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है ना, उसके लिए कोई बेस्ट कॉलेज अभी तक फिलहाल ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने चालू किया हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही आपको करना है ना, तो उससे अच्छा तो कोई आज पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद वापस कर सकते हो। जैसे टाटा वगैरह ने अभी निकाला हुआ है, वो ग्रेजुएशन करने के बाद ही देता है। टाटा का नंबर 1 कॉलेज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, उसके अच्छा कोई कोर्स नहीं होता है। टाटा एक नेम इटसेल्फ टाटा हॉस्पिटल के अंदर होता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट का कोर्सेस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है। मणिपाल के अंदर है, ये टॉप जितने भी डीम यूनिवर्सिटी उसके अंदर है सब कोर्सेस। सर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा। एडमिशन क्या बोले आपने? एडमिशन के लिए सेट का एग्जाम देना पड़ता है। टाटा के लिए भी सेट का एग्जाम देना पड़ता है, मणिपाल के लिए भी सेट का एग्जाम देना पड़ता है, उनका खुद का एग्जाम देना पड़ता है।
सर नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के नहीं, वो ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स है, आप समझ नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन करने के बाद का कोर्स है आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिशन प्रोसेस जो चलेगा रिजल्ट आने के बाद वो कब तक चलेगा, कितने दिन रहते हैं? लेकिन इसकी डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट बना देगी। ये मोस्टली जैसा भी हमारा तो अभी पूरा समझो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया हुआ है, फिर भी आप पकड़ लोगे 1 to 1.5 मतलब 1.5 महीने तक तो चलेगा ये एडमिशन प्रोसेस। सर बीपीटी के बेस्ट कॉलेजेस इन मुंबई? बीपीएस की क्या पूछे आप, केएम नंबर 1 कॉलेज है, नायक नंबर 2 कॉलेज है, साइन नंबर 3 कॉलेज है, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है नंबर 1 कॉलेजेस है वो बीपीटी फिजियोथेरेपी की। और उसके बाद अगर उसमें नहीं मिलता तो आप सुपैया ले लो, तेरना ले लो, एमजीएम ले लो, ये सारी कॉलेजेस अच्छी है बीपीटी के लिए। और कोई पूछ रहे हैं क्वेश्चन? हेलो। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, हेलो। जी सर, जी। हाँ, पूछिए क्या पूछना है आपको। जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वो दूसरे हाँ, के लिए मुस्लिम को कितना बेनिफिट मिलता है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछे आपने, और जितने भी यहाँ सुन रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। देखिए, जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम माइनॉरिटी एमबीबीएस की कॉलेज है, इंसार जानना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट जो महाराष्ट्र के रहते उसी को एडमिशन देता है, किसी बाहर वाले को देता नहीं है। और वो क्या बोलता है कि अगर यहाँ के मुस्लिम खत्म होंगे ना तो बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बताइए कि यहाँ पे मुस्लिम खत्म होते हैं क्या कभी? मुस्लिम के लिए कोई मतलब वेटिंग में रहता है? कितने लोग रहते हैं वेटिंग में रहते हैं? उसी तरह कर्नाटक में जो 3 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं वो पहला प्रीफरेंस देंगी कर्नाटक वालों को, तो कर्नाटक वाला कोई मुस्लिम बच्चा छोड़ेगा वो भी सीट जो आपको मिलेगी। हर स्टेट वाले जो रहते हैं वो अपनी स्टेट वालों को बोलते हैं कि भाई हमारे पहले स्टेट वाले लेंगे, बाद में दूसरे को देंगे। तो वो स्टेट वाले में इतने कम बच्चे होते ही नहीं है कि सीट बचती है उनकी। ये जो भरम बना के रखे, हाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? आप चले जाओ सीधा सीधा यूपी में, यूपी के अंदर तीन अभी माइनॉरिटी कॉलेज है जिनकी फीस 70 लाख 80 लाख है एमबीबीएस की, उसमें आराम से मिलता है और कॉलेज भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर व्हाट अबाउट हमदर्द हैदराबाद कॉलेज? हमदर्द हैदराबाद में नहीं है। हमदर्द जो कॉलेज है वो न्यू दिल्ली के अंदर डीन कॉलेज है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है, और उसमें तो अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी कॉलेज है वो हमदर्द तो, मगर उसके लिए वो कट ऑफ बहुत हाई रहता है उसका। देखिए, आप अगर अच्छी कॉलेज है तो कट ऑफ हाई रहेगा, आप समझ लीजिएगा आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कॉलेज अच्छी है तो सिर्फ हमको मालूम रहेगा और बाकी किसको पता नहीं रहेगा, सबको पता रहता है उसके बारे में, तो उसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। और अच्छी कॉलेज हमदर्द के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। फीस भी रीजनेबल है, कुछ 12-13 लाख रुपीज फीस है साल की इसकी। ओके सर, ईबीसी सर्टिफिकेट की बेनिफिट्स बता सकते हैं प्राइवेट? ईबीसी सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इनकम सर्टिफिकेट बना के आपको सिर्फ हाफ फीस पे करना है। अगर जैसे 3 लाख की 7 लाख रुपए फीस है तो आप 3.5 लाख रुपए फीस पे करते हैं, 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट भरती है आपकी। तो आप अगर टोटल अगर 35 लाख रुपीज का कोर्स, तब 30 लाख जाते हैं आपका 4 and 5 years का, तो 15 लाख रुपए का आपका बेनिफिट हो रहा है। 15 लाख रुपीज कुछ कम नहीं होते आपके लिए। एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बना के आप 15 लाख सेव कर रहे हैं अपने। जी जी सर, व्हाट अबाउट एससी कैटेगरी फॉर महाराष्ट्र? शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ, उनको तो फीस ही नहीं होती प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में तो फीस ही नहीं होती उनको, ओके एंड सिर्फ 1500 भरने रहता है। और जो सर नमस्कार। हाँ बोलिए ना। सर नागपुर में एक नया कॉलेज खोल रहा है दत्ता मेघे जी का, उसके बारे में कुछ idea? हाँ देखिए, दत्ता मेघे का जो कॉलेज है हाँ देखिए डीन कॉलेज है, दत्ता मेघे का कॉलेज है ना, जो ये दूसरा कॉलेज खोल रहा है। दत्ता मेघे की जो ग्रुप है ना ये तो सेवा जो का ही कॉलेज है जो उसका दत्ता मेघे का, वो दूसरा कॉलेज अपना बोला है। जवाहरलाल नेहरू उसका पहले कॉलेज का नाम है, उसने अपना एक अभी यहाँ पर ब्रांच डाला हुआ है, वो डीम कॉलेज है। उसके 2 डीम कॉलेज हो गए अभी। असल में कैसा कि DY पाटिल के 3 डीम कॉलेज है अपने पास, भारतीय विद्यापीठ के 2 डीम कॉलेज है, वैसे दत्ता मेघे का भी 2 कॉलेज हो गया अभी ये ग्रुप का। तो इसकी फीस अभी रीजनेबल, मैं लास्ट टाइम फोन करके पूछा तो उन्होंने फाइनलाइज नहीं करे, मुझको लगता है 17 से 16-17 लाख के बीच में आने वाली है फीस उसकी। अच्छा हाँ सर, स्टेट काउंसलिंग में स्टेट मेरिट रैंक के साथ कैटेगरी रैंक भी मैटर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैटेगरी रैंक तो इंपॉर्टेंट रहता ही है ना।
आपको अगर जनरल कैंडिडेट है तो अलग बात है, अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको कैटेगरी रैंक ही इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज्यादा। ओके सर 297 अगर किसी बच्चे का आया है तो रिपीट करना चाहिए या नहीं? देखिए इंडिविजुअल चॉइस है। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं, मैं ये देखिए मैं ये इस रेस में ना नहीं पढ़ना चाहता हूं। क्या हो रहा है मालूम क्या, हर साल एमबीबीएस के लिए जो कैंडिडेट है ना वो रिपीट की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों ने भी अपने ऊपर एक प्रेशर लेके आया हुआ है, माँ बाप पे प्रेशर रहता है, पूरा 1 साल का प्रेशर रहता है आपके ऊपर। आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है क्या, आपको अगर आप कर सकते हो तो आपको जाना चाहिए, वरना वही बात आ जाती है। अगर 297 कुछ कम मार्क्स लेके नहीं आ रहा था, अगर दोनों साथ में कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ उसको समझ में नहीं आया, तो एक मौका तो देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 290 अगर आ रहा है, अपने आप को जज करने के लिए एक मौका दे सकता है। एक के बाद दूसरे रिपीट के लिए तो मैं हमेशा मना करता हूँ। ओके सर 500 अगर मार्क्स है तो महाराष्ट्र में चांसेस है ना एडमिशन के? हाँ देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप पूछेंगे तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि उसमें चांस है कि नहीं है। मुझको तो लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझको तो नहीं लगता कि 500 में गवर्नमेंट में सीट मिलेगी उसको, उस कैंडिडेट को। मगर ये है कि वही बात आ जाती है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हमारी अब आधी हमारी हम खुद भरते हैं, आधी गवर्नमेंट भरती है, और उस कैटेगरी में आता है वो, तो उसको तो ले लेना चाहिए प्राइवेट में भी एडमिशन। सर केएम में बीपीटी का एडमिशन के लिए मार्क्स कितना अंदाजन लगेगा? 400 के अभाव पकड़ के चलिए। केएम नंबर 1 कॉलेज है महाराष्ट्र का, चाहे वो एमबीबीएस के लिए हो या बीपीटीएस के लिए हो। अगर 400 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो सेफ साइड में है आप। ओके सर व्हाट इज देखिए हाँ, ईयर मार्किंग का बता रहा हूँ मैं आपको। ये है कि किसी ने इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हूँ बहुत ज्यादा, और ये हमेशा प्रॉब्लम देता है ये ईयर मार्किंग के बारे में। तो मैंने एक आर्टिकल ही लिख दिया इसके ऊपर कि भाई ईयर मार्किंग होता क्या है। ये क्या होता है बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो रिजर्व कैंडिडेट जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो इंटाइटल रहते हैं। मतलब क्या रहते हैं इंटाइटल, कि वो ओपन में भी सीट ले सकते हैं और अपनी कैटेगरी में भी सीट ले सकते हैं। आप समझे बात को, वो दोनों कैटेगरी में सीट ले सकते हैं, ओपन में भी और रिजर्व में भी। अगर उसने ईयर मार्किंग में उसने अगर उसको ओपन में सीट लेना है, मतलब अपनी कैटेगरी में भी लेने का, ओपन में भी लेने का, तो रिजर्व मारेगा। क्या मारेगा वो? रिजर्व। तो उसको क्या मिलेगी मालूम, कि ओपन में अगर उसकी मेरिट पे ओपन में मिलती रहेगी तो ओपन की सीट मिल जाएगी उसको, और उसकी रिजर्वेशन की कैटेगरी की सीट जो रहेगी बच जाती है उसको। ओके और अगर उसको रिजर्व वाली सीट मिलती है, कौन से उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो रिजर्व की सीट मिल जाएगी उसको। इतना आसान है। मतलब उसको अब दोनों जगह चांस है। अगर उसने वो रिजर्व कैटेगरी मार दिया अपनी, तो उसको दोनों जगह चांस है। अगर उसने ओपन मारा तो उसको सिर्फ अपनी कैटेगरी में चांस है। इतना सिंपल है वो। सर कल डिक्लेयर होगा नीट का रिजल्ट? हाँ ओके हाँ, पूछिए ना। हाँ, कल डिक्लेयर क्यों नहीं होएगा, कल तो अभी होना ही है ना। अभी तो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोल दिया है, तो सभी ने बता दिया कि कल तो रिजल्ट है पक्का। ऑलरेडी ये प्रोसेस पूरा लेट हो चुका है। हेलो सर। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। आई थिंक क्वेश्चन वालेकुम सलाम। खत्म हो गए हैं। वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ द सेशन। आप कुछ कंक्लूडिंग सेंटेंस बच्चों को बोलना चाहेंगे क्या सर? देखिए, कंक्लूजन सेंटेंस यही है कि आपने इतनी मेहनत करी है, इतने टफ सिचुएशन में आपने जाके एग्जाम दिया। बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन थी ये साल, मतलब कोविड सिचुएशन के अंदर एग्जाम देना, स्टडी करना, प्रिपरेशन करना आप लोगों के लिए। आप बहुत ज्यादा मतलब बहादुर हैं आप। अगर अगर आपका इन केस कभी समझो इस अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो आपको नर्वस नहीं होना है। पहली बात तो जिंदगी के अंदर हमेशा बोलता हूं मैं कि ये जिंदगी का एक एग्जाम से आप अपने आप को जज नहीं कर सकते आप फेलियर हैं कि पास आउट हुए हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको सीट मिल जाएगी। जिनके अगर समझे थोड़े बहुत कम मार्क्स आते हैं तो उनको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी के अंदर एक मौका अपने आप को और देना चाहिए। अगर आप थोड़े बॉर्डर लाइन के अंदर आए तो अपने आप को जिंदगी का एक मौका और दो। इतने टफ आपने सिचुएशन में एग्जाम दिया था, इतना आसान नहीं था ये। इस सिचुएशन में आपको स्टडी करना, कोविड के सिचुएशन में जाके एग्जाम देना आपको, तो आप बहुत बहादुर थे। मैं तो आपको बहादुरी की बताऊंगा कि मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने इतनी बहादुरी में एग्जाम दिया हुआ है। तो आप अपने आप को नर्वस मत कीजिए। कोई भी आउटकम आए, इसका कोई भी आउटकम आपके रिजल्ट का आए, आपको नर्वस नहीं होना है। और ये काउंसलिंग प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। हो सकता है आपकी लक आपको साथ में, मेरे पास इतने ज्यादा एग्जाम्पल है कि 438 वाले को भी लास्ट में सीट मिल गई है। तो आपको ये काउंसलिंग प्रोसेस में रहना है, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। जिसको सीट मिलने और जिसको रिपीट में जाना है तो उसको दिल लगा के पढ़ना है अभी, क्योंकि अपनी गलतियों से आपने सीख लिया कि हाँ हमने ये गलतियां किए थे, वो गलती को दोहराना नहीं है। अभी क्या है, 6 मंथ तो बाकी है, एक अपना मौका दे सकते हैं आप अपने आप को। तो मैं तो आप लोगों सब लोगों को ऑल द बेस्ट कहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप वो
जरूर मुझको हर क्वेश्चन में भी कैसा है कि टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए चालू किया मैंने, जहाँ पे आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आपको जो जो छोटी मोटी नोटिफिकेशन आएगी वो बताई जाएगी। वो ग्रुप भी अनम्यूट हुआ करेगा, आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल से थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, तो मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि सबके आंसर दूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Sir, on behalf of MESCO management, MESCO staff, MESCO students, in short everybody, I would like to thank you. आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, अपनी एनर्जी निकाली. We really appreciate your gesture. May Allah bless you with all good things in life. Jazakallah khair. Thank you so much. चले, शुक्रिया, अच्छी बात। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मेहनत ले रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छी बात है। इसका मैं तो चाहूंगा कि भाई किसी एक का भी अगर एडमिशन मेरे बोलने से हो जाता, उसको मिल जाता, तो उससे लिए मेरे उससे बड़ी कोई खुशी की बात ही नहीं है मेरे लिए। बिल्कुल सही सर। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, नीट का रिजल्ट है आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।